शुरू करते हैं। आज का जो अध्याय है उसमें हम बताएंगे संबंधों के बारे में कि संबंध क्या होते हैं, सुरक्षा क्या है, और इन सबसे ऊपर होता है सत्य। तो न संबंध, न सुरक्षा, सत्य सर्वोप्रिय। क्लियर? तो इसमें यहाँ पर हमारा जो नया श्लोक आता है उसका अर्थ है, जो वहां पे यज्ञ हो रहा है तो उसी के विषय में आगे श्लोक कहता है। उसका अनुवाद है, जो गायें जल पी चुकी, घास खा चुकी, जिसका दूध दूहा जा चुका, और जो इंद्रियों के शिथिल हो जाने पर प्रजनन सामर्थ्य से रहित हैं, मतलब जो वृद्धावस्था में है, ठीक है, उन गौओं का दान करने से मेरे पिता निश्चित ही सुखों से रहित नरक आदि लोगों को प्राप्त होंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कह रहे कि जो ये गाय हैं, ऐसी गायें जो अपना जीवन जी चुकी, पूरा अपना घास वास खा चुकी, पानी वानी पी चुकी, जितना दूध दे सकती थी दे चुकी, अब वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, उनकी मांसपेशियां इतनी कमजोर हो गई है कि अब वो प्रजनन भी नहीं कर सकती। और ऐसी गौओं को दान करके जो मेरे पिताजी हैं, ये निश्चित ही नरक आदि लोग को प्राप्त होंगे और सब सुख वहां पे छिन जाएंगे। तो उस विषय में ये आगे श्लोक चलता है। तो आचार्य जी कहते हैं, समझाते हुए कहते हैं कि जब किसी भौतिक समस्या की बात आती है तब वहां समाधान निहित होता है। भौतिक समस्या क्या? भौतिक मतलब फिजिकल, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कुछ भी समस्या, हमारा घर, हमारे कपड़े लत्ते, कुछ भी, ठीक है। तो जब इस ऐसी कोई समस्या की बात आती है तो वहां समाधान भी निहित होता है, समाधान की खोज होती है। क्लियर हो गया? तो समस्या है, इस पर कोई दो राय कभी नहीं होती। समस्या तो है, समस्या का होना बिल्कुल निर्विवाद और प्रमाणित बात होती है। भौतिक जगत में क्यों? क्योंकि भौतिक है, वो स्थूल है। स्थूल है तो इंद्रियों से दिखता है, और हम सब कौन है? इंद्रियजीवी लोग हैं। तो जो इंद्रियों के देखे को ही सच मानते हैं। समझ में आ रही है? हमें जो हमारी आंखों से दिखेगा, कानों से सुनेगा, छू के देखेंगे, हम इंद्रियों से जो भी महसूस करेंगे उसे ही हम सच मानते हैं। अब एग्जाम्पल है, मान लीजिए भौतिक के बारे में बात हो रही है कि कोई पुल है और उस पुल में दरारें आ गई, तो दरारें दिख जाएंगी, आंखों से देख ली दरारें। और आंखें अगर नहीं भी देख पा रही तो कोई उपकरण होगा, उसको पकड़ के हम उस दरारों को देख लेंगे, और उससे फिर क्या होगा? एक रिपोर्ट निकल आएगी। फिर हम उस रिपोर्ट को अपनी आंखों से फिर देख लेंगे। फिर यहाँ इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है। तो वहां इस बात से कभी कोई रस्साकशी नहीं करनी पड़ती कि समस्या है भी कि नहीं। बहुत प्रमाणित बात है। समझ में आ रही है? तो वहां फिर आदमी अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है कि समस्या का उपाय करना है, समाधान खोजने हैं। क्लियर? ये बात वहां की दुनिया पर भी लागू होती है, और इस दुनिया पर भी। वहां की दुनिया पर भी और इस दुनिया पे भी। क्या? कि अगर समस्या है तो समाधान खोजो। क्लियर हो गया? और इस दुनिया माने ये जो भौतिक देह है इस पर भी लागू होती है। ये जो शरीर है इसमें भी अगर कोई समस्या दिख जाए तो इस पे भी लागू होती है ये बात। क्लियर हो गया? पुल में दरार पड़ी है तो किसी उपकरण से हम जांच लेंगे, और हड्डी में अगर दरार पड़ी है तो भी हम क्या करेंगे? एक्सरे करके उसको जांच लेंगे, उसकी रिपोर्ट को देख लेंगे। डॉक्टर भी देख सकता है और हम भी देख सकते हैं। रिपोर्ट में, एक्सरे रिपोर्ट में सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। क्लियर हो रही है? यही बात मन की दरारों पर लागू नहीं होती, क्योंकि भौतिक में चीज टूटी, दरार पड़ी, कोई समस्या आई तो हमारे पास प्रमाणित है, हमने देख लिया और उसको सुलझाने में हम लग गए। लेकिन अगर हमारे मन में कभी दरार पड़ जाती है तो वहां पे ये नियम लागू नहीं होगा। क्लियर हो गया? कोई इतना अंधा नहीं होता कि कपड़ा फटा हो तो उसे दिखाई ना दे।
किसी को भी फटा कपड़ा आराम से दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब मान लो किसी की आंखों की रोशनी कम है, उसको नजर नहीं आ रहा, तो हम उसको बोलेंगे देखो हाथ लगाओ, छुओ छुओ छुओ, देखो ये रहा फटा हुआ, तब भी उसे पता लग जाएगा इंद्रियों के थ्रू थ्रू स्पर्श करने से। ठीक है, लेकिन फटे मन को कैसे पकड़ोगे? वहां तक तो आंख जाती नहीं, वहां छू करके जान भी नहीं सकते, कोई एक्सरे वगैरह भी वहां पे कामयाब नहीं होगा। अगर हमारे मन में कोई दरार पड़ गई है तो क्या करोगे फिर? पाखंड करोगे। ठीक है भाई, अगर समस्या सामने आ जाती है तो अपने साथ वो एक समस्या और लेकर आती है, क्या? अब उसका उपचार करो, उस समस्या को समाधान करने में मेहनत करो, बुद्धि लगाओ, समय लगाओ, श्रम लगाओ, है कि नहीं? तो एक तो समस्या यह है कि कुछ बिगड़ गया, अब बिगड़ गया, और दूसरी समस्या क्या है? जो बिगड़ गया है उसे अब ठीक करने में अपना समय लगाओ, पैसा लगाओ, कुछ सोच लगाओ, दिमाग लगाओ, कुछ प्रयोग करने पड़ेंगे। ठीक, तो पहला तो हमारा इरादा यही रहेगा ना हमेशा कि कोई समस्या कभी खड़ी ही ना हो। समस्या कहीं दिख जाती है तो बहुत मजा आता है क्या? नहीं ना। समस्या का दिखाई दे जाना माने चुनौतियां, माने जिम्मेदारी, माने श्रम, माने कष्ट। समस्या ना ही दिखे तो अच्छा है, समस्या ना ही दिखे तो अच्छा रहता है। ठीक, कोई चाहता है कि आज 50 तरह की समस्या दिखाई दे? कोई चाहता है क्या? सुबह सुबह उठकर हम क्या करते हैं? ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, ना दिखे तो अच्छा है। हाँ, दिख जाती है जब सामने बिल्कुल, तो उसके होने को झुटलाया भी नहीं जा सकता, ना ही इनकार किया जा सकता है। तब फिर हम हार मान करके लग जाते हैं उसका समाधान ढूंढने। ठीक है, अब आप मान लो आप नहीं जानते और कोई आपको आकर बता रहा है कि ए भाई तेरी शर्ट कहीं से फटी है कंधों से। ठीक है, तो आपको दिख नहीं रहा था, तो अचानक आपको पता लग गया कि कहीं भाई सिलाई उधड़ गई है, तो ठीक है, अब क्या करोगे? अब या तो घर वापस लौट जाओगे, या कहीं बाजार वगैरह में वहां पर जाके शर्ट बदलोगे, नहीं तो नई खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो काम क्या गया? जाओ बाजार जाओ, बाजार में ढूंढो, दुकान ढूंढो। ऐसा भी नहीं है कि वहां पहुंचते ही खरीद लोगे। 5-10 कमीजें देखोगे, शर्ट देखोगे, उनके रेट देखोगे, तब जाके एक खरीदोगे। और फिर क्या होगा? खरीदने के लिए फिर पैसे भी दो, कितना सारा तामझाम आ गया। तो इन सबसे अच्छा क्या होता? ये सिलाई खुली ही ना होती, समस्या पैदा ही ना हुई होती। इससे अच्छा बहुत हो जाता क्या? यहाँ कुछ फटा ही ना होता, यहाँ कभी दरार पड़ी ही ना होती। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता था। लेकिन अब हम यहाँ पर बेईमानी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो दरार आ गई है इसको झुटला नहीं सकते। आप झुटला भी लोगे तो 10 लोग आकर के आपको बता देंगे, ए भाई फटा हुआ पहन रखा है तुमने। ठीक है, तो किसी तरह अगर हमारे वश में होता तो हम वहां पर यही कर देते। ठीक है, और कर देते क्या? कुछ भी इंतजाम कर देते। जैसे अगर मान लो सर्दियां हैं, जाड़े आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे? फटे को छुपाने के लिए कोट पहन लेंगे, स्वेटर पहन लेंगे, कुछ भी करेंगे, बस सामने दिखे ना। बात समझ में आ रही है? तो कम से कम हर जगह होता है। अब बच्चे होते हैं कॉलेजों में, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं वहां पे भी यही होता है। लड़के हैं या लड़कियां हैं, अक्सर लड़कों के साथ होता है, बनियान में छेद हो गया तो वो पहन लेते हैं, और बनियान का कपड़ा ऐसा है जरा सा छेद हो बड़ा हो जाता है। हम जुराबे पहनते हैं, अब हमारे जुराबों में छेद हो जाता है तो हम फेंकते नहीं हैं, हम क्या करते हैं? जूते में पहन लेते हैं, दिखेगा नहीं। ये हम सब काम करते हैं जुराबों का, करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये तो अच्छे से समझिएगा। पहली चीज तो हम चाहते हैं कि जो समस्या है, पहली चीज तो समस्या हो ही ना। दूसरी चीज जो हम चाहते हैं कि अगर समस्या हो भी जाए तो किसी को पता ना चले, पड़ी रहे, छुपी रहे। और जो हम आखिरी चीज चाहते हैं, माने नहीं ही चाहते हैं वो, कि आखिरी चीज हम चाहते हैं कि समस्या अगर आ गई है तो उसका समाधान ढूंढे। और भौतिक जो हमारा ये भौतिक जगत है, इसमें तीसरा विकल्प ही लगाना पड़ता है, क्योंकि पहला तो हमारे हाथ में ही ना है।
कि समस्या ना हो। तो आखिरी क्या है, समस्या का समाधान ढूंढो। ठीक है, वो तो संयोग की बात है, कोई समस्या आ जाए, और प्रारब्ध की भी बात होती है, और कर्मफल की बात है कि समस्या पैदा हो गई। तो प्रारब्ध का मतलब क्या होता है, देखो हमारे प्रारब्ध कर्म आपने सुन रखा होगा। तो कहते हैं कि हमारे कर्म जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संचित कर्म, एक होता है प्रारब्ध कर्म, और एक होता है क्रियामान्य कर्म। संचित कर्म मतलब एक्यूमुलेटेड पास्ट के। प्रारब्ध कर्म का मतलब है जो प्रेजेंट के हमारे फ्रूट हैं। और क्रियामाण कर्म मतलब जो करंट अभी हम एक्शन लेते हैं। क्लियर। तो संचित कर्म का मतलब है कि हमने अनंत जन्मों से जो भी कर्म कर रखे हैं उसका एक विशाल गोदाम है। ठीक है, और वहां पे वो सारे हमारे कर्म जो है एक शांत पड़े हुए हैं। तो संचित करना, संचित मतलब इकट्ठा करना। क्लियर हो गया। एक्यूमुलेट करना, कब से करने हैं, कई जन्मों से हम कर्म कर रहे हैं तो वो एक जगह गोदाम में पड़े हैं। और प्रारब्ध कर्म का मतलब क्या हो गया कि उस गोदाम से निकाल के थोड़ा सा हिस्सा, मतलब वह हिस्सा जिसका फल आपको इस जन्म में अनिवार्य रूप से भुगतना पड़ेगा। उस गोदाम में से कुछ कर्म निकले और इस जन्म में हमें उनमें से वो उसका जन्म का भुगतान करना पड़ेगा या फल भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो आप प्रारब्ध कर्म को अपनी डेस्टिनी भी बोल सकते हैं, भाग्य बोल सकते हैं, हम किस्मत बोल सकते हैं। वो क्या है, हमारे पिछले जन्मों के किए गए कर्मों का फल जो हमें इस जन्म में भुगतना है। क्लियर। तो वो हमारे हाथ में नहीं होता। जैसे हमारे हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आ रही हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारा परिवार कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा ये हमने तय नहीं किया, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारा शरीर कैसा होगा, लड़का होगा लड़की होगा, मोटा होगा काला होगा छोटा होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारा जन्म स्थान कहाँ होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। और अचानक आने वाले जो संकट हैं या कोई अवसर मिल गए वो भी हमारे हाथ में नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि प्रारब्ध कर्म पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन हमारा हमारे वर्तमान कर्मों पे नियंत्रण होता है। ये समझ में आ रही है बात। तो जो प्रारब्ध की बात है, कर्मफल की बात है, अगर कोई समस्या पैदा हो गई है तो वो हमारे हाथ में नहीं है। अब जिंदगी अगर गलत जी रहे हो तो समस्या तो आएगी आएगी। ये तो प्रारब्ध हो गए जो हमें गॉड गिफ्टेड मिल गए कर्म। लेकिन अगर हम जिंदगी गलत तरीके से जी रहे हैं तो उसमें तो समस्या फिर आएगी ही आएगी। उल्टे पुल्टे कर्म करे हैं तो कर्म फल तो आएगा ही आएगा। और कई बार आपने कुछ नहीं भी किया तो प्रकृति चीज ऐसी है जो विचित्र तरीके से कुछ भी आपके सामने चुनौतियां लाके खड़ी कर देगी। फिर आप क्या कर लोगे। प्राकृतिक समस्या या प्राकृतिक चीजें मतलब जो भी प्राकृतिक आपदाएं आ गई, कहीं बादल फट गया, कहीं भूचाल आ गया, कहीं बिल्डिंग गिर गई, कहीं बाढ़ आ गई, कुछ भी, तो ये हमारे हाथों में नहीं है। इसमें कोई प्रारब्ध का भी कोई कर्म का फल नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है आप एक अच्छी साधारण सीधी सादी जिंदगी जी रहे हो, लेकिन फिर भी आपको पता चले अचानक से कि किसी को, हमारी जिंदगी में किसी को कोई कैंसर हो गया। तो ये बड़ी आम बात है कि आजकल ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रदूषण इतना ज्यादा है। हम अच्छे से खाते पीते हैं फिर भी, या मान लो कभी ऐसा हो गया हमको बहुत खांसी आती है, डॉक्टर के पास चले गए तो उन्होंने बोला अरे टेस्ट कराए तो जी आपके फेफड़ों में कोई बीमारी है। तो ये कोई भी समस्या आ सकती है, तो इसको अब झुटला नहीं सकते। समझ में आ रही है। तो वहां पर उसने आपको क्या दिखा दिया डॉक्टर ने कि एक रिपोर्ट। तो वो रिपोर्ट भी हमने कैसे देखी, अपने इंद्रियों से देखी। देख सकते हैं ना ये सब, इसका निष्कर्ष भी देख सकते हैं, प्रॉब्लम भी दिख रही है इंद्रियों से। ठीक है, इसको झुटला भी नहीं सकते। अब आ गई है समस्या तो आ गई है, क्या करें। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है हमारे हाथ में नहीं होती कि समस्या आए ही ना। सबसे पहले तो हम चाहते हैं समस्या कभी आए ही ना। ठीक है, और अगर संयोग ऐसा हो गया है तो फिर क्या है, दूसरा विकल्प क्या होता है
कि हम कोशिश कर जाते हैं इस भौतिक जगत में कि कोई और विकल्प हम ढूंढ लें, ठीक है। और जैसे अब समस्या आ गई आ गई है, तो हम चाहेंगे किसी तरह से उस समस्या को छुपा दें, किसी को पता ना लगे जैसे घर में कोई मेहमान आ गए, अब झाड़ू लगाने का टाइम तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, कूड़ा करकट कारपेट के नीचे छुपा देंगे। तो इस तरह से भी हम समस्या आ गई है, अब छुपाना पड़ेगा। फिर तीसरी बात ये आती है कि मन मार करके जो तीसरी चीज है वो है कि हमें करनी ही पड़ती है। क्या? अगर समस्या है तो मेहनत करो और उसे समझाओ, और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। क्लियर हो रही है बात? हम चाहते ही नहीं है एक्चुअली कि समस्या हो। क्लियर? तो इससे अच्छा तो क्या है कि कुछ भी ऐसा हो जाए कि समस्या कभी पहले तो हो ना, और फिर वो कोई पकड़ में ना आए। क्लियर हो गया? लेकिन फिर भी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी समस्या का प्रमाण भी नहीं मिलता, ठीक है। कभी कोई डॉक्टर है, या कभी कोई दोस्त है, या कभी कोई अजनबी है, वो आकर के पीछे से आपके ऐसे कंधे पे हाथ रख देगा और वो बोलेगा, भाई तेरी शर्ट फटी है। तो ये सब क्या है? बाहरी जगत की बातें जो हमें दिख सकती है। अब भीतरी जगत में क्या करें? वहां पर क्या होता है? भीतरी जगत, अंदर भीतरी जगत में हमारी कामना पूरी हो जाती है कि समस्या है ही नहीं। कैसे नहीं है? क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है। अगर मान लिया कि समस्या है, तो क्या करना पड़ेगा? समाधान। तो सबसे ज्यादा चतुराई हम दिखाते हैं, बाहर की समस्या को तो फिर भी पकड़ में आ जाएगी, पड़ोसी पकड़ लेगा, कोई और पकड़ लेगा, हमें उसे सुधारना पड़ेगा। लेकिन हमारे अंदर, हमारे भीतर जब कोई समस्या आ जाती है तो उसका कोई प्रमाण नहीं होता, तो कोई उसको पकड़ भी नहीं पाता, ठीक है। लेकिन समस्या तो है और समाधान तो करना ही पड़ेगा। तो लगातार हम क्या करते हैं? हम ऐसा अभिनय करते हैं जैसे भीतर कोई समस्या है ही नहीं, ऐसे रहो कि कोई समस्या है ही नहीं। अभिनय के साथ एक खास बात ये होती है, अभिनय मतलब नाटक करते करते ऐसा होता है कि लंबे समय तक हम जो है उस समस्या को जैसा का तैसा है चुपचाप पड़ी रहने देते हैं, किसी को खबर ही नहीं लगने देते कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। आप अच्छे अभिनेता हो सकते हो, ठीक है। और अच्छे अभिनेता का क्या होता है कि वो चुपचाप एक्टिंग करता रहता है और किसी को पता नहीं चलता। क्लियर होगी बात? इसमें वो अपने आप को जता लेते हैं कि वो अपने द्वारा अभिनीत किया जो चरित्र है वो उसी की तरह खाना पीना रहना शुरू कर देते हैं। और जब जैसे कोई नाटक करता है, नाटक करते करते हमें एक रोल मिला, आपको ऐसा ऐसा करना है ना, तो हम वैसा ही करते जाते हैं। जैसे गब्बर का रोल था, आपने देखा, तो वो वैसा ही उठेगा, वैसे ही खाएगा, वैसे ही पिएगा। कैमरा है तब भी, कैमरा बंद हो गया तब भी, अभ्यास चलता रहता है, चलता रहता है। फिर हम देखते हैं कि हम अपनी आम जिंदगी में भी इसी तरह का कर रहे हैं। तो घर में भी या अड़ोस अपने जानकारों में भी बोल देते हैं, ओ गब्बर आ रहा है, गब्बर बोल देते हैं ना। या कितने आदमी थे, सांभा, इस तरह के शब्दों का हम इस्तेमाल अपने जीवन में करने लग जाते हैं क्योंकि वो हमारे मन में छा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो कैमरा बंद है तब भी हम अपने जीवन में ऐसी एक्टिंग करते रहते हैं। और जब हम जागरूक होते हैं या कोई टोक देता है तो हम बोलते हैं, अरे क्या करे, वो रोल ऐसा था, उसमें एक्टिंग करते करते मुझे आदत ही पड़ गई है, तो अब मैं उसी एक्टिंग को करता चला जा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो फिर क्या होता है कि ऐसे जगहों में जब हमारे अंदर भीतरी समस्या है, तो उसको बचाने के लिए हम अभिनय करते हैं सच्चाई का कि कुछ है ही नहीं। क्लियर हो रही है बात? तो भीतर जो है उसको दबाना हमारे स्वार्थ को भला लगता है, ठीक है। दबाओगे नहीं तो उपचार में क्या करोगे? अभिनय ऐसा करने लगोगे जैसे भीतर सब ठीक है, कहीं कोई बीमारी है ही नहीं, कहीं कोई दरार है ही नहीं, कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? तो क्या होता है, इस तरह से
हम अभ्यास कर करके हम अपने आप को पूरी तरह से आश्वस्त कर देते हैं कि भीतर जगत में तो सब ठीक ही चल रहा है, ठीक है। और भीतर जगत में जितनी गड़बड़ है अगर वो बाहर सामने दिख जाए तो हमको तुरंत आईसीयू में एडमिट करा दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ बात जो हो रही है हमारी भीतरी समस्या और अंदरूनी समस्या, मतलब बाहरी समस्या और भीतरी समस्या के बारे में हो रही है। तो जितना हमारा मन बीमार होता है उतना अगर हमारा तन बीमार हो तो पहली बात तो एकदम हमें इमरजेंसी में एडमिट करा देंगे, ठीक है। और दूसरी बात मनाही कर देंगे कि हमारे को हम इतने बीमार हैं कि किसी से मिलने जुलने आपको नहीं दिया जाएगा। क्लियर हो रही बात? क्योंकि तन की बीमारी की तरह ही अगर मन की बीमारी भी, क्योंकि वहां पर संक्रमण फैल सकता है, लेकिन अगर हमारी मन की बीमारी भी साफ साफ दिख जाए और ये दिख जाए कि उसका कितना बड़ा संक्रमण फैल सकता है, तो शायद उस मन की बीमारी को देख के हमें तुरंत एक बंद कमरे में बंद कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो संक्रमण होता है ना, वो मन की जो बीमारी है, मन के जितने भी रोगी हैं ये हर जगह चुपचाप घुसे रहते हैं और किसी को पता भी नहीं लगता। और फिर वो क्या करते हैं, वो वहां पे जाकर कुसंगति फैलाते हैं और दूसरों को भी मन से बीमार करने लग जाते हैं। देखा होगा ना अपने आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हर समय रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। तो उनको दुखी देख देख के हम भी वैसे दुखी हो जाते हैं। फिर वो हमारे को जिस तरह की प्रक्रिया सिखा देते हैं हम फिर उनकी बातों को मान भी लेते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो कहते हैं कि इनको तो हम कोई सजा होते भी नहीं देखते, ठीक है। मन की बीमारी पता नहीं चलती, हम पता लगने भी नहीं देते। पता तो चल जाए, तुरंत पता चल जाए, पर हम पता लगने नहीं देते। बल्कि तन की बात तो पता चले, मन से पहले ही पता चल जानी चाहिए। तन की बात तो फिर भी बाद में पता चले, मन की पहले पता चल जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जीते जो हम हैं वो तन से नहीं, जीते हम मन से हैं। समझ में आ रही है बात? तो वो कहते हैं कि आपका अगर कोई कपड़ा गंदा है तो आप क्या करते हैं, उसको तुरंत जो है देखेंगे। कपड़ा कैसे दिखेगा, हम आईने के आगे खड़े हो जाएंगे तो आईना हमें हमारी सच्चाई बता देगा, यहाँ दाग लगा है, यहाँ दाग लगा है, यहाँ दाग लगा है। लेकिन हमारे अंदर मन में वो नहीं दिखता, ठीक है। मन में इतना हमारे मैल रहता है कि अगर कोई धोता तो जाकर मन को, तो फिर वो क्या करता, बहुत धोता, खूब धोता। कहते हैं ना धोबी घाट पे जा जाके पिटाई कराओ अपने मन की। तो कहते हैं गुरु जो होता है वो एक तरह से धोबी है, वो हमारे मन के मैल को ही काटता है। तो इसीलिए बोलते हैं भजनों में भी कि अगर कहीं धोबी मिल जाए, या मतलब धोबी मिल जाए अर्थात कोई गुरु मिल जाए, तो तुरंत वहां जाके अपने मन की सफाई कराओ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मन हमारा बड़ा सूक्ष्म होता है, ऐसा सूक्ष्म होता है जो दिख नहीं सकता, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। समझ में आ रही है बात? अगर हमारा मन भी दिखाई पड़ रहा होता इन आंखों से तो हमसे ये नहीं कहा जाता कि जाओ जाके नहा लो, ठीक है। वहां क्या बोला जाता, धोबी से जाके अपनी खूब धुलाई करा के आओ। बात समझ में आ? तो धोबी क्या करते होते थे, पहले आपने घाट पे देखा होगा कोई डंडा होता था, थापी, उससे खूब पीटा करते थे, तब जा जाके वो दाग निकलते थे। तो बात समझ में आ रही है? तो कहते हैं भीतर बीमारी भी है, गंदगी भी है, टूट फूट भी है, ना उसकी सफाई होती है, ना अंदर मरम्मत होती है, और बाहर बाहर सब क्या चलता रहता है, जैसे सब ठीक है, सब बढ़िया है। और अगर ठीक नहीं है तो उसका उपचार भी हो जाएगा। लोग लगे रहते हैं बार बार का उपचार कराने में, है ना। दिवाली आएगी तो क्या करेंगे, हम घर की मरम्मत कराएंगे, पुताई कराएंगे, नए कपड़े बनवा लेंगे, है ना। फर्नीचर टूट फूट गया उसे ठीक करा लेंगे, कराएंगे ना। कई दिन तक हम ठीक कराते हैं, ठीक है। तो लेकिन आज जो हमारे सामने चीज है वो यही बताने की है कि हम कैसा पाखंड करते हैं अपनी आंतरिक जिंदगी में। ये बोलना सबको बहुत अच्छा लगता है
कि दुनिया फरेबी है, दुनिया में धोखा है। दुनिया में धोखा इसलिए है क्योंकि सबसे पहले हम अंदरूनी धोखे में जीते हैं। हम खुद को बहुत धोखा दिए रहते हैं, और जैसा हमने कहा, धोखे की प्रकृति ये होती है कि लंबे समय तक अगर धोखा दिया जाता रहे तो फिर हमें धोखा लगता नहीं है। फिर वो धोखा क्या हो जाता है हमारे लिए? एक यथार्थ बन जाता है। यथार्थ बन जाता है मतलब वास्तविक लगने लगता है, सच लगने लगता है वो धोखा। समझ रहे हैं? तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर हम एकदम सहज हो जाते हैं उस धोखे के साथ, नॉर्मल सा लगती है जिंदगी। और सहजता एक ऐसा शब्द है जो सच्चाई और आत्मा के साथ ही जुड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सहजता का मतलब है सरल, बिना किसी दिखावे के। क्लियर हो रहे? और जो जन्म से ही हमारे साथ है, हमारा वो नेचर सहजता का। ठीक है? लेकिन विचित्र बात यह है कि हम धोखे के साथ भी सहज हो जाते हैं। अपने आपने लोगों को, आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो सफेद झूठ बोलते हैं। उनको प्रयास ही नहीं करना पड़ता, अब वो झूठ में एकदम सहज हो गए हैं। उनको कोई बड़ा भारी प्रयास नहीं करना पड़ता कभी, और कभी आपने उनको सच बोलते नहीं देखा होगा। ठीक है? तो अगर आप उनसे सिंपल सिंपल बात भी पूछोगे, 5 उंगलियां दिखा के बताओ ये कितनी है, तो झूठ बोलेंगे 3 है बोलेंगे। ठीक है? अब उनको भी पता है 3 नहीं बोलना चाहिए, सबको दिख भी रहा है कि झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लेकिन क्या है, उनकी आदत हो गई है, वो उनके मुंह से आराम से निकल जाएगा 3। ठीक है? 5 नहीं निकालेंगे। और अब उसने अगर बुलवाना है उस आदमी से कि 5 बोलिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा? उस पर 1 घंटा लगाओ, और अब उसके मुंह से निकलेगा कि 5 है। और इस क्षण में वो हो सकता है कि बदनियत ना भी करे, क्योंकि उसके सिर पे लोग बैठे हुए हैं। ठीक है? तो अब वो अपनी लाज की बात करने के लिए, हो सकता है सबको दिखाने के लिए बोल दे 5। क्लियर हो रही है बात? पर मेरे मुंह से बार बार यही निकल रहा है कि 3 है, उस आदमी के मुंह से, और सारे अक्षय, सारे प्रमाण, सब कुछ जो हमारे सामने उपलब्ध है वो कहते हैं 5। तो इसका अर्थ क्या है कि उसके मुंह में आदत हो गई है, उसके मुंह से फिसल ही गया है, आदत हो जाती है लोगों को। क्लियर? तो उनकी जो मेमोरी होती है, दिमागी मांसपेशियां होती हैं, उनको भी आदत हो जाती है फटाक से झूठ बोलने की, उन्हें कोई यत्न नहीं करना पड़ता। ठीक है? तो आप कुछ खेलते हो, मान लो आप कोई गेल गेम खेलते हो, तो उसमें आप अभ्यास करते हो, और अभ्यास करते करते मान लीजिए आपकी क्रिकेट गेम ले लिया आपने, क्रिकेट में आप बॉलिंग करते हो। अब बॉलिंग करते करते आपको पता है आप गलत फेंक रहे हो। ठीक है? और उसमें क्या हो रहा है, गलत फेंक रहे हो, एक तरह से गलत है, चीटिंग है। अब जो एम्पायर होगा वहां पर, अगर गेम में एम्पायर तो होगा, वो बार बार उसको गेम को देखेगा, बॉल पड़ती देखेगा, बोल देगा नो बॉल, नो बॉल। क्लियर? अब वो क्या करे, वो कोशिश कर रहा है ठीक डालने की, लेकिन उसको अभ्यास हो गया है बार बार डाल डाल के गलत डालने का। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तो वो फिर भी उसको पता है अंपायर खड़ा है, तो उसे कोशिश करनी ही पड़ेगी अगर सिलेक्शन कराना है, तो फिर वो धीरे धीरे अपनी आदत को सुधारेगा। क्लियर हो रही है बात? लेकिन आपके भीतर क्या चल रहा है, उसके अंपायर तो आप ही है ना। और जब हम खुद ही मुजरिम होते हैं तो खुद ही वकील भी होते हैं, और हम खुद ही जज भी होते हैं, फैसला भी हम कर लेते हैं। तो पहले से ही हम सब कुछ बात तय कर लेते हैं। बाहर आप किसी गलत आदत, गलत अभ्यास में पड़ गए हो, उसका सुधार ज्यादातर संभवित है, क्योंकि दिखेगा, क्योंकि बाहर से आप बिगड़ गए हो, आपको भी दिखेगा, दुनिया को भी दिखेगा। आप झूठ भी बोलोगे, बेईमानी भी करोगे, कोई आकर के, तो आकर के हो सकता है कोई आपको टोक जाए, बोल जाए, तो हो सकता है आप रुक जाओ बार बार टोकने पे। पर अंदरूनी दुनिया में जो हो रहा है, उसमें कौन टोकेगा आपको? आप दिन रात झूठ ही बोलते रहेंगे, बेईमानी करते हो, फटे को सिला बोलते हो, टूटे को बोलते हो बिल्कुल मुकम्मल है,
जो बात बिल्कुल चूर चूर हो चुकी है, आप उसको बोलोगे नहीं नहीं ये तो बिल्कुल ठोस है और साबुत बोलोगे, तो कोई ऐसे आकर अगर प्रदर्शित कर रहा है, प्रमाणित कर रहा है, तो आप क्या करोगे? बात समझ में आ रही है? तो आज के लिए इतना, बाकी हम कल पढ़ेंगे।